हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 11th फिजिक्स सिलेबस का द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक वेक्टर्स। अब आप कहोगे सर क्या इससे पहले जो हम लोग पढ़े डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट डायमेंशन, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं था? वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक तरह से समझिए कि यहां से हमें सिंसियरिटी से देखना है फिजिक्स को। ये चैप्टर ऐसा है कि आप हमेशा पढ़ते जाएंगे, पूरा फिजिक्स जितना भी पढ़ेंगे, जितना भी हायर लेवल में चले जाए, बार बार आपको वेक्टर 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 वर्ड रिपीट होता रहेगा। आप देखिए ना, किसी से पूछिए, कहिएगा कि हम क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो यही पूछेगा वेक्टर पढ़ लिया क्या, यही पूछेगा। तो वेक्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी आदमी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके, ठीक है। सबसे पहली बात है कि ये वेक्टर होता क्या है, ये वेक्टर होता क्या है। देखिए बात ये है ना कि हम लोगों को ये पता है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स का काम क्या है? नेचर को समझना और उसके लॉज को समझकर दुनिया के सामने एक्सप्रेस करना। और वो एक्सप्रेस करता है किसके टर्म्स में? फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में। ये तो आपको पता है किसके टर्म में करता है? फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने बात की थी, तो याद कीजिए मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी मेजरेबल, यानी कि उसको मेजर करना होगा, उसको मेजरेबल होना चाहिए, उसको मेजर ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम मेजर कर सके। ठीक, तो मेजर करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक मेजर्ड वैल्यू मिलेगा, और मेजर्ड वैल्यू जो मिलेगा उसी को आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड बोलोगे ना। यानी दुनिया के सारे फिजिकल क्वांटिटीज के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी है मतलब वो मेजरेबल है, और मेजरेबल है तो मतलब मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हो बात? लेकिन कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट नहीं होता है। उनके लिए हमें, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछा जाता है। डायरेक्शन जानते हो आप लोग? बिल्कुल जानते होंगे डायरेक्शन। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जहां मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं होता है, हमसे डायरेक्शन भी पूछा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि आप सभी आदमी क्लास 9 फिजिक्स पढ़ चुके हैं, अगर मैं कहूं कि मैंने किसी बुक पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ ये चलेगा नहीं चलेगा, किधर चलेगा? हम पूछेंगे 50 न्यूटन का किधर लगाया। किसी ने कहा कि मान लो कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 30 न्यूटन का 2 फोर्स लगाया, बताओ ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा? हम उससे क्वेश्चन करेंगे 30 न्यूटन का किधर लगाया? अपोजिट लगाते जाओगे तब थोड़ी चलेगा, सेम डायरेक्शन में लगाएगा तो ज्यादा चांस है चल जाएगा। समझ रहे हो ना बात? तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट नहीं होता है, उनके लिए हमें डायरेक्शन को भी एक्सप्रेस करना होता है, डायरेक्शन भी बताना होता है, और उन्हीं क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। आया समझ में? तो देखिए, तो वेक्टर क्वांटिटीज का डिफिनीशन हमने समझा कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की हो गई। फिजिकल क्वांटिटीज हो गई आपकी 2 टाइप्स की, फिजिकल क्वांटिटीज आपकी हो गई 2 टाइप्स की। फर्स्ट हो गया आपका वेक्टर्स, और सेकेंड हो गया आपका स्केलर्स। अब आप कहोगे सर ये स्केलर क्या हुआ? तो स्केलर वो है जिसके लिए मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है, जिसके लिए हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या कर दे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दे, काम हो जाएगा। जैसे स्केलर के अगर आप एग्जांपल देखिए, तो स्केलर में आप क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा मास। देखिए, मास बताने के लिए डायरेक्शन बताने की क्या जरूरत है? वहां कुछ डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, बस मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है। 5 kg एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर मैं कहूं कि इस बुक का वजन 2 kg है, तो सिर्फ 2 kg बोलने से ही इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, वो मास जो है वो एक्सप्रेस हो गया, उसको कुछ डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो मास हो गया, फिर आपका डिस्टेंस हो गया, मैं 10 मीटर चलकर आ रहा हूं, बस क्लियर हो गया। मैंने बताया मैं 10 मीटर चल के आया, मैं यहां पर 10 मीटर चल के आया, 10 मीटर बोलते ही इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क आपने पढ़ा होगा, वर्क हो गया। वर्क जानते हो? मैंने 50 जूल काम किया, मैंने 50 जूल वर्क किया, काम खत्म है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब क्या हो गए? हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या वेक्टर है, क्या क्या स्केलर है। तो ये सब क्या हो गए? आपके स्केलर्स हो गए। और वेक्टर में अगर बात करें तो वेक्टर में क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्लास 9th में आपने कम से कम इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट मतलब कि चल के गए किधरों, कहीं चल के गए, जैसे कि मेरे घर से 10 मीटर चलने पर मोहन का घर आ जाता है। अगर मैंने ये कहा कि मेरे घर से 10 मीटर चलने पर मोहन का घर आ जाता है, तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि 10 मीटर किधर की ओर चलने पर, समझ रहे हो ना बात, डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जहां डायरेक्शन बताने होते हैं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई चोर भागता हुआ आपके घर के आगे से निकल गया, पीछे से पुलिस आया, आपसे पूछा कि बताओ चोर कहां गया, चोर कहां है, तो आपने कहा कि 10 मीटर पर सेकंड से गया। क्या इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ कंप्लीट, उसे बताना पड़ेगा किधर गया, डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। तो जहां पर डायरेक्शन बताना भी जरूरी हो जाए क्या कहलाएंगे? वेक्टर्स कहलाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं? फोर्स हो गया आपका, ETC, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए वेक्टर्स। तो वेक्टर्स वो हुए जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, और स्केलर वो हुए जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है। अब देखो, क्या दुनिया की हर एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, क्या वो वेक्टर है? आंसर है ऐसा नहीं। दुनिया में बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। लाइक करंट। करंट देखिए, करंट में डायरेक्शन होता है। आप क्लास 10th में करंट पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पता पढ़ा ना आपने, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, डायरेक्शन है ना। और मैग्नीट्यूड भी है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट वेक्टर नहीं। करंट सुना होगा आपने। इसके अलावा भी टाइम, टाइम देखिए, टाइम का भी डायरेक्शन है। टाइम हमेशा एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। पास्ट था, फिर प्रेजेंट हुआ, फिर फ्यूचर होगा। टाइम कभी रिवर्स थोड़ी होता है। तो टाइम का भी एक डायरेक्शन है, टाइम भी फ्लो कर रहा है, वो भी मैग्नीट्यूड भी है उसके पास, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। वाटर फ्लो देख लीजिए, वाटर फ्लो, पानी जो बहता है, पानी बहता है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर नहीं। आप हीट फ्लो देख लीजिए, हीट फ्लो, हीट जो बहता है, आपको एक हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट को एक लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रख दीजिए, हीट फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर वाले से लो टेम्परेचर वाले की तरफ। तो ये हीट फ्लो हुआ, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। तो दुनिया में बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। तो पूछा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आपने तो अभी सर अपने तुरंत बताया कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर हो जाता है, लेकिन आप फिर कह रहे हो कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर नहीं है। तो आंसर ये है बाबू कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना सफिशिएंट नहीं है, एक और चीज होना चाहिए, और वो है वेक्टर जो लॉ है, वेक्टर अलजेब्रा का जो एक लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए अभी, करंट, वाटर फ्लो, हीट फ्लो, टाइम, ये सब जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है। समझ गए ना? यानी लॉ को ओबे नहीं करता है, इसलिए इसे वेक्टर कंसीडर नहीं किया गया, इसे स्केलर माना गया। देखिए है क्या ना, अलजेब्रा जो है ना, आज से आप जब वेक्टर पढ़ने लगेंगे तो अलजेब्रा दो पार्ट्स में बंट गया। एक अलजेब्रा ऑर्डिनरी अलजेब्रा, जो आज तक आप पढ़ते आ रहे थे, आज तक जो आप पढ़ते आ रहे थे, क्लास 10 तक आपने जो कुछ भी पढ़ा वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा था, वो स्केलर के साथ डील कर रहा था। आज तक आपने डायरेक्शन के साथ डील नहीं किया। आज आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वेक्टर अलजेब्रा। इसमें आपको जोड़ना सिखाया जाएगा, घटाना सिखाया जाएगा, गुना करना सिखाया जाएगा, डिवीजन सिखाया जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब सिखाया जाएगा, फिर से सिखाया जाएगा। अब आप कहोगे सर हमको तो आता है ये सारी चीजें, लेकिन आपको आता है ना, लेकिन वो सब स्केलर के लिए वैलिड था। समझ गए ना? अब जो आपको वेक्टर को एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का डिवीजन, ये सब अब आप सीखेंगे वेक्टर अलजेब्रा में। तो अगर वेक्टर, तो जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा के कुछ लॉज होते हैं, उसी तरह वेक्टर अलजेब्रा के भी कुछ लॉज होते हैं, और उन्हीं में से एक लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसे बेस बनाया गया कि अगर वेक्टर होना है तो इस लॉ को फॉलो करना ही होगा, ओबे करना ही होगा। और ये जो क्वांटिटीज मैंने अभी बात की वो इन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो वेक्टर नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना सफिशिएंट नहीं है। ओके, ठीक है।
अब देखिए यहां तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, लेकिन एक कुछ बातें हम और भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कि सर अब ये तो याद करना पड़ेगा। नहीं, देखो मैं एक लाइन बोल रहा हूं जो जनरली बुक्स में नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए होता क्या है ना, वैसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड डायरेक्शन, यानी ऐसा डायरेक्शन जो फिक्स है, वो डायरेक्शन बदल ही नहीं सकता, वो ऑलवेज के लिए फिक्स है। तो जब फिक्स डायरेक्शन होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में ही फॉलो करता है, तो हम उसे स्केलर कंसीडर कर लेते हैं। जैसे करंट का डायरेक्शन फिक्स है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम अगर बोल दे कि 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो सुनने वाला समझ जाएगा कि 5 एम्पियर करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि 10 मिनट समय बीत गया, तो वो समझ जाएंगे कि 10 मिनट समय बीत गया का मतलब क्या है, कि 10 मिनट समय पास्ट से फ्यूचर में चला गया, 10 मिनट ऐसे समय गया। समझ रहे हो ना बात, रिवर्स नहीं होगा, फिक्स्ड है। अगर हम कह रहे हैं कि हीट फ्लो हो रहा है 5 जूल पर सेकेंड से, तो वो समझ जाएगा कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हो रहा है, वो वेल डिफाइंड डायरेक्शन है। अगर हम कह रहे हैं कि वाटर फ्लो हो रहा है, कि 50 लीटर वाटर पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, तो वो समझ जाएगा कि किधर फ्लो कर रहा होगा, हायर वाटर लेवल से लोअर वाटर लेवल की तरफ। तो डिफाइंड डायरेक्शन है ना। तो जब डिफाइंड डायरेक्शन होता है तो हम उसे स्केलर कंसीडर कर लेते हैं। ये मैंने अलग से बताया, ये बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि अगर कोई पूछे ना, ये एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसा, ये आप अपने समझने के लिए रख सकते हैं। एग्जाम में ये लिखना है कि ये सब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जो न तो वेक्टर है ना स्केलर है, कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती है। अब आपको, अरे सर आप तो बांट रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टाइप्स में, वेक्टर में और स्केलर में, तो क्या दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटीज कुछ वेक्टर होंगी कुछ स्केलर होंगी? आंसर है ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जो ना वेक्टर है ना स्केलर है, ऐसा भी होता है। अब आपको सर बता ही दीजिए। बिल्कुल एग्जांपल में बता देता हूं, लेकिन उस पर हमें स्टडी नहीं करना है। टेंसर नाम की एक चीज होती है, एक तीसरा भी टाइप का क्वांटिटी होता है जिसे टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है, जो कि हमें स्टडी नहीं करना है। उस पर हम समय क्यों व्यर्थ में खर्चा करें, वो हमें पढ़ना ही नहीं है। फिर मैं एग्जांपल ले लेता हूं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो ना वेक्टर है ना स्केलर है। एग्जांपल के अगर आप देखो तो प्रेशर जानते हो आप, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर, वो ना वेक्टर है ना स्केलर है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो ना वेक्टर है ना स्केलर है। रेसिस्टेंस, आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। रेसिस्टेंस करंट के रास्ते में जो अपोज आता है, रेसिस्टेंस कहते हैं ना। तो रेसिस्टेंस ना वेक्टर है ना स्केलर है। कंडक्टेंस ना वेक्टर है ना स्केलर है। रेसिस्टिविटी ना वेक्टर है ना स्केलर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आपको कि सर ये क्या होता है, ठीक है, रोटेशन में हम लोग पढ़ेंगे इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी ना वेक्टर है ना स्केलर है। लेटेंट हीट पढ़ाया था मैंने क्लास 9th में, अगर आपने यहां पढ़ा होगा, एनसीआई में पढ़ा होगा, तो लेटेंट हीट वो भी ना वेक्टर है ना स्केलर है। स्प्रिंग कांस्टेंट, कितना फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग में न मरता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो भी ना वेक्टर है ना स्केलर है। तो दुनिया में बहुत सी ऐसी क्वांटिटी है जो ना वेक्टर है ना स्केलर है, वो थर्ड तरह की एक क्वांटिटी होती है, उस पर हमें बात नहीं करना है। तो आई होप आप इंट्रोड्यूस हो गए होंगे, क्या वेक्टर है क्या स्केलर है, वेक्टर होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए। तो आपने समझा अभी कि वेक्टर किसे कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करेगा। इन तीन पे जो खड़ा उतर गया वो वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। अब देखिए, दुनिया में अब क्वांटिटी 2 तरह की हो गई, वेक्टर और स्केलर। तो हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वेक्टर का, देखिए। अब आपको पता है कि फिजिक्स की दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, सबका एक सिंबल होता है। 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? अब देखिए, दुनिया में 2 तरह की हाँ वो तो समझ गए। देखिए सिंबल, अब देखो फिजिक्स की दुनिया में जो भी क्वांटिटी होता है सबका एक सिंबल होता है। जैसे वेलोसिटी का v है, फोर्स का F है, मास का m है, लेंथ का L है, प्रेशर का P है ना।
करंट का I है, चार्ज का Q है, हर एक का एक सिंबल होता है। तो सिंबल, अब किसी वेक्टर का अगर सिंबल लिखेंगे तो सिंबल देख के हमें पता लगना चाहिए ना कि वो वेक्टर है, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो सिंबल से कैसे पता चलेगा कोई क्वांटिटी वेक्टर है या कोई स्केलर है? तो वेक्टर का जो सिंबल होता है, तो फिजिक्स कहता है कि अगर आप किसी वेक्टर का सिंबल बना रहे हैं तो उसका सिंबल आप दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि इसे बोल्ड लेटर में लिखिए। जैसे फोर्स, आप फोर्स का सिंबल देना है आपको, फोर्स, तो फोर्स का सिंबल फिजिक्स की, इसको फोर्स को बोल्ड में लिखो, बोल्ड करो, फोर्स को, एफ को क्या कर दो, बोल्ड कर दो। एफ बोल्ड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या करेंगे, पेंटर बन जाए, जितना बार फोर्स का सिंबल लिखेंगे पेंटिंग करे? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। ऐसा करोगे टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। तो फिजिक्स ने कहा कि चलो या तो बोल्ड में लिखो या नहीं तो ये एफ को एफ ही रहने दो, इसके सर पे एक छोटा सा एरो लगा दो, छोटा सा एरो। समझ गए? यानी वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल अगर आप लिख रहे हो तो आपके पास दो वे है, या तो उसे बोल्ड में लिखिए, बोल्ड फेस लेटर में लिखिए, या नहीं तो उसके हेड के ऊपर में एक छोटा सा शॉर्ट एरो डाल दीजिए। ये शॉर्ट एरो चिल्लाकर बोलेगा कि ये एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? तो सिंबल से कैसे, सिंबल कैसे बनाएंगे, समझ में आया? तो वेक्टर का सिंबल लिखने के लिए या तो उसे बोल्ड फेस लेटर में लिखिए, या नहीं तो उसके हेड के ऊपर में एक छोटा सा एरो लगा दीजिए। अब है नेक्स्ट है, अब है हमारे पास, हमें करना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अब आप देखिए, आज तक आप जो भी क्वांटिटी लिखते थे वो स्केलर होता था। आप लिख देते थे मास इक्वल टू 10 kg, आप लिख देते थे मास इक्वल टू 10 kg, काम हो जाता था, एकदम इजी हो जाता था। यानी आज तक आप जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते थे तो आप क्या करते थे, उसका मैग्नीट्यूड लिख देते थे, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते थे, उसके आगे में यूनिट लगा देते थे, काम हो जाता था। लेकिन अब आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और जिसमें डायरेक्शन भी है। तो हमारे रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका भी ऐसा होना चाहिए जो मैग्नीट्यूड को भी दिखा दे और डायरेक्शन को भी दिखा दे। ऐसा तरीका तो हमारे पास होना चाहिए ना। तो इसका तरीका फिजिक्स ने निकाला कि वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से सुनिए, वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे और उस लाइन सेगमेंट के एक एंड पर एक एरो हेड लगा देंगे। क्या सोचा फिजिक्स वालों ने कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन का एक टुकड़ा, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट का यूज करेंगे और लाइन सेगमेंट के दो एंड होंगे, उसमें से एक एंड पर हम क्या करेंगे, एरो हेड लगा देंगे। समझ गए? यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये तरीका अपनाया, ये कहलाएगा हेड, ये जो लाइन सेगमेंट जिधर एरो लगेगा वो हेड कहलाएगा, और जो बैक है वो कहलाएगा टेल, ये जो पीछे वाला पार्ट है वो टेल और ये कहलाएगा हेड, और ये हो गया आपका एक वेक्टर एरो। ये फिगर किसका, एक वेक्टर एरो का। ये वेक्टर एरो क्या करता है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, अब आप कहोगे सर तो ये कैसे बता दिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को? रिप्रेजेंटेशन के लिए तो यही हम कर रहे थे ना कि वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड भी पता चलना चाहिए और डायरेक्शन भी। तो देखो बाबू, इसका जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, क्या ये लेंथ है इसका, है ना, ये लेंथ है इसका, इसका ये लेंथ हो गया, ये इसका लेंथ हो गया। तो जो लाइन सेगमेंट का लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। यानी वेक्टर एरो या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन सेगमेंट आप ले रहे हो, उस लाइन सेगमेंट का जो वो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो उसका हेड है, ये हेड, ये जो एरो हेड है, ये हेड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, हेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। यानी ये हेड जिस डायरेक्शन में घुमा हुआ होगा वो हो जाएगा वेक्टर का डायरेक्शन। तो देखिए दोनों चीज रिप्रेजेंट हो गया, लाइन सेगमेंट का यूज किया तो लाइन सेगमेंट के लेंथ से मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो गया, और उस एरो हेड से डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो गया। तो दोनों काम हो गया ना, हमारा वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। यही तो दो चीजें थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो गया लेंथ से और डायरेक्शन हो गया एरो हेड से। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये एरो हेड ड्रॉ कैसे करेंगे।
क्वेश्चन ये उठता है, वेक्टर ये तो हम समझ गए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ड्रॉ कैसे करेंगे, हमें ड्रॉ करना आना चाहिए नहीं एरो, तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखिए ड्रॉ करना हम सीख रहे हैं अब, तो ड्रॉ करने जाने से पहले आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए डायरेक्शंस का, कि दुनिया में डायरेक्शंस कितने होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए आप सभी को पता है, आपसे अगर हम पूछे कि कितने डायरेक्शंस हैं दुनिया में, तो क्या आंसर देंगे आप? मोस्ट ऑफ द बच्चों के मन में आ रहा होगा कि 4 डायरेक्शन है। कितने डायरेक्शंस हैं? 4। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो दुनिया में टोटल 10 डायरेक्शंस हैं, 10। आप सभी ने रामायण देखा होगा, हाल में रामायण दे रहा था। रामायण में क्या कहता था? 10 दिशाओं में उसकी जय जयकार गूंज रही थी। 10 दिशाओं में, 10 दिशाएं मतलब क्या? 10 दिशाएं, यानी कि 10 डायरेक्शंस हैं। अब आपको के साथ 10 कैसे हैं? कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता भी होगा 10 डायरेक्शन, उसके लिए नहीं दिक्कत है, लेकिन जिसको नहीं पता है चिंता मत कीजिए, अभी जान जाएंगे। ये देखिए मैंने एक ऐसा आपने देखा होगा फिगर, ये डायरेक्शन डिनोट करने के लिए ऐसा यूज किया जाता है। इसका जो ये ऊपर वाला है, ये टॉप, ये हमेशा नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ। जो नीचे वाला है वो रिप्रेजेंट करता है साउथ, और ये जो नॉर्थ साउथ के ये जो राइट साइड वाला है ये हमेशा होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। समझ गए? हमेशा आपने बचपन में डायरेक्शन सिखाते वक्त आपको बचपन में क्लास में पढ़ाया गया होगा कि सुबह सुबह सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, और सूरज पूरब में उगता है और अपने दोनों हाथ को ऐसे फैला दो। तुम्हारा जो राइट हैंड होगा वो साउथ को दिखाएगा, तुम्हारा लेफ्ट हैंड नॉर्थ को दिखाएगा, तुम्हारा जो बैक होगा वो वेस्ट को दिखाएगा। ऐसे ही हमें डायरेक्शन सिखाया गया बचपन में क्लास में। तो मैं यहां क्या कह रहा हूं कि कॉपी पर हमेशा ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, ये राइट वाला ईस्ट है और लेफ्ट वाला वेस्ट है। ये तो हो गई है। अब देखिए सभी डायरेक्शंस के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो आपको क्या सर 4 ही डायरेक्शन हुआ, आप तो 10 की बात कर रहे थे। बिल्कुल। अब देखिए इसके ठीक बीचों बीच एक और डायरेक्शन निकलेगा यहां पर, और इन दोनों के ठीक बीचों बीच भी एक और डायरेक्शन निकलेगा यहां पर। ध्यान से देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये जो बीच वाला डायरेक्शन निकला, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये एंगल भी हो जाएगा कितना डिग्री? 45 डिग्री। और ये ठीक बीच वाला जो होगा वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक इसी तरह ये भी 45 डिग्री पर होगा, 45 डिग्री पर होगा। एंगल तो समझ गए आप। ये भी कितने पर होगा? इस एंगल को अगर आप देखो तो ये एंगल भी कितना होगा? 45, और ये भी कितना होगा? 45, और ये आपका आ जाएगा क्या? ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, या वेस्ट नॉर्थ भी कह सकते हो आप। ठीक इसी तरह ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। हो गया 8 डायरेक्शन। तो ये साउथ ईस्ट जो है वो साउथ और ईस्ट के ठीक बीच में है, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में है, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है वेस्ट नॉर्थ के ठीक बीच में है, और साउथ वेस्ट जो है वो साउथ और वेस्ट के ठीक बीच में है। समझ गए? तब आपको अब कितने हो गए? तो अब देखिए 8 हो गए, लेकिन अभी भी 2 कम है। तो 2 कम है बुआ, एक है अप और एक है डाउन। ये तो 2D में हुआ ना। अब मान लो इधर पूरब है, तो अगर इधर पूरब है, इधर पूरब है तो इधर पश्चिम है। ठीक है, इधर पूरब इधर पश्चिम, इधर क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। हो गया। ये तो 4 डायरेक्शन इस प्लेन में हुए। ठीक इसी तरह इस दोनों के ठीक बीच में ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ और ये नहीं, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया आपका नॉर्थ। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। तो ये तो 2D में हो गया ना। और एक क्या होगा? 3D में हमें डील करना है ना, एक ऊपर और एक नीचे, अप एंड डाउन होगा ना, अप डाउन। तो अप डाउन के लिए भी सिंबल है। वो क्या सिंबल है? तो देखिए ये जो है ये डॉट, या ऐसे गोल घेर के डॉट लगा हो, इसका मतलब है अपवार्ड। इसका मतलब क्या है? अपवार्ड। अपवार्ड मतलब क्या? यहां से अगर आप अपवार्ड की बात करें तो ये हुआ बाहर की ओर, ये बोर्ड से ऐसे बाहर निकलेगा, ये हुआ आपका अपवार्ड। ऐसे समझ गए? अपवार्ड। और एक होता है ऐसे क्रॉस, जो है डाउनवर्ड।
क्रॉस है डाउनवर्ड और डॉट है अपवर्ड। तो देखिए 2 डायरेक्शन और हो गए, 10 हो गए। अब आप कहोगे सर डॉट अपवर्ड क्यों है और क्रॉस डाउनवर्ड क्यों है? तो एक बात बताओ, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करना? एरो से। तो तुम्हारे तरफ हम तीर मार दे तो तुम जो तीर को देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? डॉट दिखेगा ना। तो यानी कि तीर तुम्हारे तरफ आ रहा है, यानी ये वेक्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है, यानी तुम्हारे तरफ है तो आउट ऑफ द प्लेन है ना, अपवर्ड है ना। और अगर तुम तीर मार दो तो तुम्हें क्या दिखेगा? तीर का बैक दिखेगा, ऐसा ही बैक होता है ना तीर का। क्रॉस दिखेगा यानी कि जा रहा है तीर, यानी तुमसे दूर की तरफ है, डाउनवर्ड। समझ में आया? तो ये 10 डायरेक्शन से। तो चलिए सर डायरेक्शन तो, अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन का आइडिया तो क्लियर हो गया, लेकिन इसके बाद है कि इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे। डायरेक्शन तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन ड्रॉ करना हमें बता दीजिए। तो चलिए ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करना सिखा देता हूं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ करने के लिए जैसे पहले हमारे पास वेक्टर हमें दिया हुआ होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हमें कोई दिया हुआ है वेक्टर ए। अब ऐसे देखिए, इसके ऊपर मैं एरो पे हेड लगाऊं, जो ही ये तीर लगा मतलब ये एक वेक्टर है। तो कहा गया वेक्टर ए इक्वल टू, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मान लो कि दिया 10 यूनिट ड्यू ईस्ट। ये वेक्टर दे दिया कि एक वेक्टर ए है जो कि 10 यूनिट है ईस्ट की तरफ। हम आराम से ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया ईस्ट। ये ईस्ट है ना बाबू, आपको पता है ना, ये डायरेक्शन ऐसे आप बना दीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये क्या हो गया? ईस्ट की तरफ हो गया ना। तो ये आपका वेक्टर ए हो गया। इसका ये जो लाइन सेगमेंट है वो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको सर कैसे पता चला ये 10 है? तो हम क्या करते हैं, अगर आप उतना एग्जैक्ट में जाइएगा तो हम करते क्या है ना, स्केल जो होता है हमारे पास, उसके 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट ले लेते हैं और वैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया। या दूसरा हो सकता है, मान लो कि एक दूसरा वेक्टर बी दे दिया, ये बी दिया, बी वेक्टर कहा कि ये मान लो कि 5 यूनिट है, 5 यूनिट ड्यू नॉर्थ वेस्ट। अब देखो कहा गया कि 5 यूनिट है और किसकी तरफ? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो हम क्या कहेंगे, ये लो 5 यूनिट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किधर होगा? ये नॉर्थ ये वेस्ट, तो इसके ठीक बीच में। तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। और ये वेक्टर बी इसके साथ भी 45 एंगल बनाएगा और इसके साथ भी, इसके 90 पे है तो ये 45 को बनाएगा। ये आपका क्या है? नॉर्थ है, और ये आपका क्या है? ईस्ट है, और ये आपका क्या है? वेस्ट है, और ये आपका क्या है? साउथ है। तो देखिए वेक्टर ड्रॉ हो गया। तो आपका बी वेक्टर दिख रहा है। ठीक इसी तरह मान लीजिए कि एक तीसरा वेक्टर दिया गया, सी वेक्टर। सी वेक्टर कहा गया क्या? देखिए यहां ध्यान दीजिए, कहेगा कि 12 यूनिट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब क्वेश्चन देखिए जरा, कह देगा कि 12 यूनिट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब क्या करोगे? तो अब यहां डायरेक्शन नहीं दिया, एग्जैक्ट डायरेक्शन दिया मतलब कि वैसे नहीं दिया जैसे देता था, ड्यू नहीं दिया, कुछ घुमा करके दिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसका ड्रॉ करना है हमें, हम सबसे पहले क्या कहेंगे, चलो ठीक है 12 यूनिट मैग्नीट्यूड तो समझ गए, वो स्केल से आप दिखा सकते हैं, एक स्केल पे 1 सेंटीमीटर होता है, उस तरह से आप दिखा सकते हो। अगर आप चाहो तो एक सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट मान सकते हो। चलिए उसको छोड़िए, ये तो लंबा चौड़ा जो है सो है, मेन तो डायरेक्शन हमें समझना है, क्योंकि ये नहीं सीखेंगे ना तो हमें वेक्टर एडिशन में दिक्कत होगा, इसलिए मैं इस पर मेहनत कर रहा हूं। तो ठीक है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट देखिए, तो ठीक है ये खींच दिया हमने, ये खींच दिया हमने, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। अब आपका जो वेक्टर है सी वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, यानी वेस्ट का 30 डिग्री नॉर्थ, तो यानी ये वेस्ट हुआ और इसका 30 डिग्री नॉर्थ, तो वेक्टर किधर उड़ेगा? इधर उड़ेगा। कितना डिग्री? 30 डिग्री नॉर्थ। ध्यान दीजिएगा, यानी ये हो गया तुम्हारा वेक्टर सी, ये हो गया आपका वेक्टर सी, यही है तुम्हारा वेक्टर सी, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर सी। और ये एंगल जो है कितना डिग्री है? 30 डिग्री, और ये हो गया तुम्हारा वेक्टर सी। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट था। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो उसे पता चल जाता है कि 30 डिग्री लेना है, लेकिन कई बार वो क्या करते हैं, नॉर्थ की तरफ से 30 डिग्री ले लेते हैं, कई बार से वेस्ट की तरफ से 30 डिग्री लेते हैं। तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट का नॉर्थ जो बाद में है वहां से लेना है पहले वाले की तरफ। अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझिएगा, इसमें बाद में क्या है, वेस्ट है, और पहले क्या है, नॉर्थ है, तो वेस्ट से लेना है नॉर्थ की तरफ। आया समझ में? ये तो क्लियर हो गया। एक बात बताओ, बुक ऑफ राम में राम का बुक कि बुक का राम? राम का बुक ना, यानी बाद वाले से पहले वाले का ना। तो यहां पर नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, तो यानी कि वेस्ट का नॉर्थ।
ओके, तो आई होप आपको ये ड्रॉ करना आ गया होगा। इस तरह से हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो समझ में आया वेक्टर ड्रॉ करना, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एक एग्जांपल और जो आप पॉज करके आप खुद बनाइएगा और फिर मैं आप देखिएगा कि आपसे बना या नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर डी लेते हैं, ये आपको बनाना है। डी बराबर दे दिया कि 60 डिग्री मैग्नीट्यूड 15 यूनिट 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इसको बनाइए, आप पॉज करके बनाइए, फिर मैं बना देता हूं। तो देखिए बना लिए होंगे आप। अब देखिए तो यहां पर हो गया ये पॉइंट। अब आप हम माइंड में ही बना लेंगे, ये तो हमें क्लियर हो गया ना कि ये ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो कह रहा है 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हुआ ईस्ट, ईस्ट का 60 डिग्री साउथ, ईस्ट का 60 डिग्री साउथ। देखिए ये हो गया हमारा वेक्टर डी। बनाया क्या आपने, ये आई होप सही बनाए होंगे। तो इस तरह से आप वेक्टर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आप वेक्टर को ड्रॉ करना सीख गए होंगे। ओके ठीक है, बहुत सुंदर। तो इतना हमने सीख लिया आज। डायरेक्शन समझ लिया। अब देखिए इस डायरेक्शन में क्या होता है ना, एक चीज और हमें याद रखनी की है। ईस्ट को कई बार हम डायरेक्ट कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और कौन सा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव। ईस्ट जो डायरेक्शन दिखाया गया उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, पॉजिटिव। और वेस्ट को हम भी कहते हैं, ये भी है एक्स एक्सिस, लेकिन ये क्या कहलाता है, निगेटिव, ये निगेटिव एक्स एक्सिस। नॉर्थ को हम कहते हैं वाई एक्सिस, और इसको कौन सा वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और साउथ को हम कहते हैं, ये भी है वाई एक्सिस, लेकिन ये कौन सा वाई एक्सिस हो जाएगा, निगेटिव। और ये जो अपवार्ड है इसे हम कहते हैं जेड एक्सिस, ये जो अपवार्ड है इसे हम कहते हैं जेड एक्सिस। और कौन सा जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। और डाउनवर्ड को हम कहते हैं निगेटिव जेड एक्सिस। आई होप आपको समझ में आया। कोऑर्डिनेट जब यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट में लगाते हैं, तो ईस्ट हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉर्थ हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, वेस्ट हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस, साउथ हमारा निगेटिव वाई एक्सिस, अपवार्ड हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस, डाउनवर्ड हमारा निगेटिव जेड एक्सिस। जनरली वैसे एक्स वाई जेड चुनने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमको मन होगा हम वर्टिकल लाइन कोई एक्स एक्सिस चुनेंगे, कौन रोक लेगा हमको, समझ गए ना। लेकिन जनरली यही होता है, समझ गए बात। तो आई होप आपको डायरेक्शन का फंडा क्लियर हो गया होगा, फील आया ना, सारा कुछ समझ में आया ना। अब इसके बाद अब है बात कि टाइप्स। आपने देखा कि वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते, तो आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। आई होप समझ में आएगा। छोटा छोटा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल्स होगा लेकिन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतना आपको समझ में आ जाए कि कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए अभी आपको लग सकता है कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अभी जितना स्लो करेंगे ना बाद में हम उतना फास्ट कर सकते हैं। अभी आप कंसेप्ट को जितना क्लियर कर लेंगे बाद में आप उतनी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने वेक्टर समझा, वेक्टर क्या था, वेक्टर का डिफिनीशन, स्केलर का डिफिनीशन, कौन वेक्टर है, क्या स्केलर है, वेक्टर होने के लिए क्या शर्तें हैं। फिर हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखा, सिंबल कैसे बनाएंगे। फिर हमने ये देखा कि उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। और फिर हमने ये देखा लास्ट में कि डायरेक्शंस कौन कौन से हैं। और फाइनली हमने देखा कि वेक्टर ड्रॉ कैसे होता है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर पे बात करेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।